अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्केलर्स एंड वेक्टर का एक्सरसाइज को हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारे पास है पोर्शन बी दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, एक्सप्लेन द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास जो प्राइमरी डिफरेंस है यानी जो मेजर डिफरेंस है स्केलर एंड वेक्टर में वो क्या है। तो एज वन ऑफ दैट कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड पता हो और वो हमारे पास क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनका हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पता हो वो हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड व्हाइल वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिसका हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, और जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंसेप्ट वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी, डिस्क्राइब हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कि जो वेक्टर है उसको हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप करते क्या, एक आप लाइन ड्रा करते हैं, एरो वाली एरो लाइन ड्रा करते हैं। अब एरो लाइन ड्रा करते हैं उसमें से ये वाला पोर्शन, दिस वन पोर्शन, ये हमारा उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैग्नीट्यूड इन क्वांटिटी, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 5 न्यूटन की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, फोर्स जो है 5 न्यूटन की है। तो ये जो चीज है ये इसके मैग्नीट्यूड को क्वांटिटी को शो करी हाउ मच को, और जो हमारे पास जो हेड होता है दिस वन हेड, एरो हेड जो है ये बता रहा है उसकी डायरेक्शन को, यानी जो क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन कैसे। जैसे मैंने कही फोर्स की बात की कि जो फोर्स एफ है वो 5 न्यूटन है, तो किस डायरेक्शन में लग रही है, वो जिस डायरेक्शन में लग रही है। मैंने बात की इस तरह से हमारे पास जो है हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आंसर को पढ़ लेते हैं जी। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय एरोस, हम एरो के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, जो हमारे पास लेंथ होती है, लंबाई जो है वो हमारे पास क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसकी मैग्नीट्यूड को, किस चीज को, उसके मैग्नीट्यूड को। एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, हमारे पास जो एरो की डायरेक्शन होती है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है उसकी डायरेक्शन को, उस फिजिकल क्वांटिटी की, लाइक फोर्स की, मोमेंटम की, इनर्शिया की, ईटीसी। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी, डिस्क्राइब लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एंड सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल बताना है, यहाँ पर हमारे पास सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एडिशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो हमें बताना हुआ है हमारे लिए सब्सक्रिप्शन के लिए, जब हमारे पास जो वेक्टर है वो माइनस हो रहे हो, क्या हो रहे हो, माइनस। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, फिर इसको क्लियर आउट करते हैं हम लोग। तो देखो हमारे पास लेट्स सपोज हम निकालते हैं, हमारे पास वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 5 है, और उसकी डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है दिस वन। और एक वेक्टर बी है जो कि हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट है इसके। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो हमने क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल करना होता है, तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग ऐड नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर मैं से ऐड करूं तो ये कुछ यूं ऐड होंगे, ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से, लेकिन ये रॉन्ग तरीका है। हमने फर्स्ट वेक्टर के जो हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को जोड़ना होता है, तो इसलिए हमें इसको इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ा, और यहाँ पर कैसे आने गया, माइनस आ गया, साइन क्या आ गया, साइन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का आर इक्वल टू ए प्लस बी होता है ना रिजल्टेंट का। तो देखो अब हमने क्या किया, इन वेक्टर्स को जो है वो, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल करना था कि हमारे पास इस वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर की टेल के साथ जोड़े, लेकिन अगर हम ऐसे जोड़ते तो इस तरह से जोड़ना था, तो ये हमारे पास रूल नहीं बनता, तो इसलिए हमने इसको इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब डायरेक्शन को चेंज किया ताकि हमारे पास जो लॉ ऑफ ट्राइंगल वो इंप्लीमेंट हो सके, वो अप्लाई हो सके। तो जब हम यहाँ पे अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रॉपरली जो हेड टू टेल रूल का रूल है उसके मुताबिक यहाँ पर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए हैं, है ना। तो देखो हमारे पास ये वेक्टर बन गया क्या है, ये माइनस बी, क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज की थी इस वजह से, और ये आ गया ए वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट लिया तो रिजल्टेंट क्या होता है ए प्लस बी। तो देखो ए आ गया प्लस बी वैल्यू क्या थी, माइनस बी थी, है ना। तो देखो ए माइनस बी, तो आर बराबर आ गया ए माइनस बी के। दिस इज अ लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस चीज से कोई भी वैल्यू हो उसको हल करना हो, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वहां पर हमारे पास लॉ ऑफ ट्राइंगल सब्सक्रिप्शन लगता है। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर आउट हो जाए। तो
यहाँ पे लिखा हुआ जी दिस लॉ स्टेट्स दैट substitution vector b from another vector a we can edit the negative of the vector b, negative vector b हमने ऐड करना होगा negative of the vector b to the a। हमें क्या करना है, हमने जो वेक्टर b है उसका नेगेटिव लेके उसे वेक्टर a में ऐड करना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होना है। अगर हम वैसे करेंगे तो इस तरह से कुछ बनेगी डायग्राम, मतलब दो वेक्टर्स कुछ इस तरह से टेल टेल बनेगी, टेल टेल हम ला नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना है, उसको नेगेटिव किया, उसकी डायरेक्शन को चेंज किया ताकि हमारे पास हेड टू टेल रूल अप्लाई हो सके। इन अदर वर्ड्स वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट बाय रिप्लेसिंग द टेल ऑफ वेक्टर बी, यानी हमने क्या करना है, जैसे हम लोग हमारे पास टेल ऑफ वेक्टर बी और हेड के साथ एक साथ मिल रही थी, उसको हमने ड्रा करना है किसमें, कि हमने करना है ड्राइंग द वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ ए टू दी हेड ऑफ द बी, यानी जो टेल ऑफ ए है उसके साथ हमने क्या जोड़ना है, हेड ऑफ बी, यानी टेल ऑफ ए के साथ हमने हेड ऑफ बी को जोड़ना है। और जब हम इस तरह से जोड़ेंगे, मतलब उनको कनेक्ट करेंगे, जब हमारे पास जो रिजल्टेंट निकलेगा वो हमारे पास क्या आएगा जी, उसका सबफ्यूशन होगा वेक्टर का। देखो दिस रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द सबफ्यूशन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम ए, तो ये रिजल्टेंट हमारे पास निकला है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास बी से जो ए का सबफ्यूशन है उसका रिजल्टेंट है, ठीक है। इस तरह से अगर हमें कहा जाए कि आपने लॉ ऑफ ट्रायंगल को यूज करते हुए वेक्टर्स का सबस्टिट्यूशन निकालना है, तो आप इस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन और डाउट आपको आ सकता है, वो ये कि अगर आपको न्यूमेरिकल आ जाए, लेट्स सपोज उसने नहीं बताया, आपने कहना सिंपल कहते हैं कि इसको सोल्व करें, आपको दो वेक्टर दिए गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि जो वेक्टर दिए गए हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, अगर तो सेम है तो वो सिंपली प्लस हो जाएंगे, अगर तो उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो प्लस नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनकी डायरेक्शन को सेम करना पड़ेगा बाय नेगेटिव साइन, उसकी पोलैरिटी, उसकी साइन को चेंज करके, उसकी डायरेक्शन को चेंज करके, ठीक है। एडिशन का जरूरी है कि आपकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसे करना पड़ेगा सेम लाइक दिस, जिसमें बी भी यहाँ पे किया है और उसको ऐड किया, ठीक है। तो आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जी, if the resultant of two vectors at right angle is 30 units and one of the vector has magnitude 5 unit। अब कह रहा है हमारे पास जो दो वेक्टर थे उनका राइट एंगल पे, ठीक है, मतलब दो वेक्टर थे राइट एंगल मतलब होता है जिनके दरमियान क्या हो, एंगल 90 का हो। देखो एक ये वेक्टर था और एक ये वेक्टर था, इनके दरमियान एंगल 90 का था। अब इनका जो रिजल्टेंट निकला ये आर जो है वो कह रहा है कितना, 13 यूनिट है, 13 यूनिट है, एंड एक यूनिट मैग्नीट्यूड उसने बताया कि इनमें से एक जो वेक्टर है, जो वेक्टर ए था जो बी थे, इनमें से एक वेक्टर का यूनिट कितना है, 5 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर, हमने फाइंड करना है इनमें से एक वेक्टर है, उसने बताया वो क्या है 5, और दूसरे वेक्टर का हमने फाइंड करना है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर स्केयर बराबर होता है किसके, ए स्केयर के प्लस बी स्केयर के, और आर बराबर किसके होता है, वो बराबर होता है, देखो अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको यहीं से निकाल दे ताकि क्लैरिटी आपको देखो। अब यहाँ पे हमें आर भी दिया हुआ है और उसने एक वेक्टर दिया, ए मान लेते ए दिया हुआ है ना, तो ए दिया हुआ है, हमने बी फाइंड करना, तो बी को इस साइड बनाए, तो इस ए को इस साइड पे ले आओ, तो यानी आर स्केयर माइनस क्या हो जाएगा, ए का स्केयर हो जाएगा, बराबर आएगा बी के स्केयर के। हमें फाइंड करना है बी, तो बी फाइंड करने के लिए इधर स्केयर रूट ले लो, तो क्या आ जाएगा आर का स्केयर माइनस ए का स्केयर, सही है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यूज कौन कौन सी हैं, अब वैल्यूज हमारे पास दी गई है, एक 13 यानी आर की 13 और ए की कितनी 5, तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं और हम यहाँ पे अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे पास बी बराबर किसके आ गया, स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर माइनस हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आया देखो यहाँ पर वो आया जी 12 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको रिजल्टेंट कहा जाए तो सिंपल क्या करना है, आपने आर की वैल्यू निकालनी होती है तो वो सिंपल होगा, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपके पास एक वेक्टर दिया और रिजल्टेंट दिया और आपने दूसरे वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करना हो, तो आप इस तरह से उसको रीअरेंज करके कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने पाइथागोरस जो थ्योरम था, जो हमारे पास रूल था, उसी को अप्लाई करते हुए रकमों को रीअरेंज किया, यानी वैल्यूज को, और वहां से जो है मैंने वैल्यू निकाल ली। तो मेरे पास आंसर क्या है जी 12। तो आई होप आपको इसका कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 5, व्हाट डिफरेंशिएट मास फ्रॉम वेट, यानी मास को वेट से हमारे पास कौन सी चीज है जो कि डिफरेंशिएट करी है। इसके लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं W = mg, ठीक है, W = mg। देखो अब हमारे पास वेट जो होता है ना वो होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड,
ग्रेविटेशनल फील्ड लगी तो जी की वैल्यू, यानी कि देखो मैथ हमारे पास वेट किस बराबर है, मैथ इनटू ग्रेविटेशन, और जो हमारे पास मैथ होता है बराबर होता है वेट ओवर ग्रेविटी, किसके बराबर, वेट ओवर ग्रेविटी। और अगर मैं कुछ सिंपल बताऊं कि मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूं, तो सिंपल बताऊं, मैथ हमारे पास होता है कि मैट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उस मादे की मकदार कितनी है, कि मतलब जो हमारे पास कोई भी लाइक सेब है तो सेब के अंदर जो मैटर है वो कितना है, ठीक है। मतलब एक एप्पल है, मैंने कहा सेब, तो सेब के अंदर कितनी क्वांटिटी है मैटर की, वो होता है उसका मास। और जब उस पर लगने वाली ग्रेविटी वो फील्ड में आता है, यानी ग्रेविटेशन फील्ड में आता है, तो वो वेट बन जाता है, वही सेब क्या बन जाता है, वेट। यानी जब वो सिंपल पढ़ा हो, हम कितनी बात कर रहे हो कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मैटर इज इन इट, उसके अंदर जो क्वांटिटी है मैटर की वो कितनी है, तो वो क्या होगा, मैस है। बट जब उस पर फील्ड लगेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा जी, वेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है जी मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, कि हमारे पास जो मैस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जो कि बताती है कि जो मैटर है अमाउंट की उस ऑब्जेक्ट में कितनी है। लेकिन वेट इज वेक्टर क्वांटिटी दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है जो कि बताती है कि उस जो मैस पर ऑब्जेक्ट पर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो इस चीज को भी बताती है। It depends on both mass of an object and the gravitational acceleration, और इसलिए हमारे पास जो वेट होता है वो ना सिर्फ मैस पे बल्कि उसकी लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास जो कहला मैस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, इसलिए वो कहला मैस है। बट जब उस मैस पर ऑब्जेक्ट पर हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई करवा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको जनरल कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मैं फिर क्लियर करवा दूं इसको कि हमारे पास कोई भी मैटर है, ऑब्जेक्ट है, जब हम ये सिर्फ उसे जानना हो कि उसके अंदर कंपोजिशन कितनी है, मैटर की कितनी अमाउंट है, तो वो क्या है, सिंपल हम जानना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उसका हाउ मच, तो वो क्या है, एक मैस है। बट जब हम उसे अप्लाई करवाते हैं रियल वर्ल्ड में, ग्रेविटेशन फील्ड में लेके आते हैं, तो जब फील्ड उस पर अप्लाई हो होगी तो वो वेट बन जाएगा उसका, ठीक है। तो ये जनरल कंसेप्ट है हमारे पास मैस और वेट का। तो उम्मीद है आपको इसका जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6, कि इफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड द साउथ एंड द अनदर फोर्स 12 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड द वेस्ट, फाइंड द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस व्हिच डिस्क्राइब इट्स डायरेक्शन। तो हमने एंगल बताना है जो कि इसके जो रिजल्टेंट है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, जैसे हमने कहा गया यहाँ पर कि उसने कहा कि हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं, एक 12 यूनिट है जो कि वेस्ट की तरफ है, और दूसरी फोर्स हमारे पास क्या है जी, साउथ की तरफ है जो कि 5 न्यूटन है, क्योंकि हमने इसको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रखना है ना। तो डायरेक्शन तो वैसे ये बनती है, लेकिन हम अगर जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास फोर्सेस हम कुछ इस तरह से करते हैं कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ जोड़े, कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से। तो रिजल्टेंट एंगल यहाँ पर जो थीटा बनता है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है tan थीटा बराबर होता है ऑपोजिट ओवर एफ जेड, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस हमारी दिस वन है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर 5 होगा और बेस हमारे पास की 12 होगी, ठीक है। ये कुछ डायग्राम उल्टी बनी हुई है, अगर हम इसको स्ट्रेट अगर दिखाऊंगा कुछ यूं हो तो फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आई होप। असल में ये ट्रायंगल ऐसे है, हम लोगों ने 6-7 भी ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, आपको याद होगा, जो कि उल्टी बने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमारे पास इस एंगल के सामने वाला जो होता है ना परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। आप समझ आएगी, ये उल्टी बनी हुई है। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास tan थीटा बराबर किसका होता है जी, परपेंडिकुलर और बेस, जिसे ऑपोजिट कह रहे हैं और एडजेंट कह रहे हैं, और उसकी वैल्यू क्या है 5 ओवर 12। जब हमें थीटा फाइंड करना हो तो tan को इनवर्स कर देते हैं, तो हमारे पास tan इनवर्स 5 ओवर 12 आ गया 22.6 डिग्री। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो वैल्यू एंगल आया कि जिसके साथ एंगल था थीटा, दिस वन, ये वाला एंगल, वो हमारे पास क्या है 22.6 डिग्री है साउथ ऑफ वेस्ट की तरफ से। तो आई होप आपको इसका जो कंसेप्ट था वो समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर डाउट पैदा हो सकता है कि सर ये tan थीटा सर में क्या है, ये कैसे है। तो मेरा बेटा मुझे बताओ कि हम लोग जब बात करते हैं हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस के बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस के, है ना। तो मेरे बेटा ये जो वैल्यू है ना, ये वाली परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू होती है साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और 12 में बताता हूँ, ये होती है साइन ऑफ थीटा,
ठीक है। और ये कोस होता है, कोस ऑफ थीटा होता है। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा, जो कि बराबर होता है tan ऑफ थीटा के। इसलिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हमने परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होता है tan ऑफ थीटा के। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो क्लास जो 9th आप पढ़ रहे हैं, इसकी जो बुक है ना आपकी मैथमेटिक्स की, उसके अंदर ये आप क्या पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है साइन होती है, बेस की होती है कोस होती है और हाइपोटेन्यूज की tan होती है। तो यहाँ पे आपने एंगल फाइंड करना था रिजल्टेंट का, तो उसको फाइंड करने क्या जरूरी है कि आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड करें। tan थीटा की वैल्यू किसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर और बेस जो हमने 5/12 की, और थीटा की निकालनी तो थीटा उस एंगल जो साइड फंक्शन आपको साइड पे ले जाएगा, तो वो इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 5/12 आ गया 22.6 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपका इसको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। Why is gravitational field strength considered a vector quantity? कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्यों हम लोग उससे जो है वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो किसी डायरेक्शन में लग रही होती है सेंटर ऑफ टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, यानी जो अर्थ है हमारे पास वो तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो किसी डायरेक्शन के साथ अपने ताकत लगा रही है। जब ताकत डायरेक्शन के साथ हो, यानी कोई क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी, बट उसके साथ डायरेक्शन हो, तो वो हमारे पास क्या होती है जी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये बात की है जी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ होता है ग्रेविटेशनल फील्ड पर यूनिट एरिया, यानी जो ताकत वो लगा रही है उसका मैग्नीट्यूड है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फोर्स कैन अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो फोर्स है क्वांटिटी की वो हमारे पास कितनी है, उसकी मैग्नीट्यूड है। एंड डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन की तरफ अपनी तरफ खींच रही है, कोई भी चीज फेंकते हुए जमीन की तरफ आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्शन अपनी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। इसलिए हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आई होप आपको इसकी जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 8 है। कैन टू वेक्टर्स विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड हैविंग सेम रिजल्टेंट इफ दे आर एट राइट एंगल, के हमारे कह रहा है कि तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हो और उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो बट उनका जो रिजल्टेंट है वो सेम आए, तो क्या ऐसा हो सकता है, जस्टिफाई इट। तो बेटा ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू मैं बताता हूँ, यहाँ से इस वैल्यू को यूज करते हैं। देखो हम लोग जो वेक्टर्स का सम निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप वेक्टर जो ले रहे हैं उनकी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो, यानी वेक्टर ए की वैल्यू डिफरेंट हो, वेक्टर बी की डिफरेंट हो, और फिर आप वेक्टर ए की और वैल्यू लें वेक्टर बी के लिए, बट उनका जो रिजल्टेंट है पॉसिबिलिटी है कि सेम आ सकता है, क्योंकि हम लोग उनको इंडिविजुअली ले रहे हैं, उन दोनों का सम करके ले रहे हैं। जैसे कि मैं लक्ष्य को कहूँ कि मेरे पास क्या है जी, मैं जनरली बताता हूँ, मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लूंगा, नॉट रिजल्टेंट लूंगा, मैं मैग्नीट्यूड लेके बताऊंगा आपको किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। देखो मेरे पास वेक्टर था जिसका था 3 मैग्नीट्यूड और एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 4 था। सही है, तो देखो 3 और 4 कितना होता है 7। ठीक है, टोटल कितना आएगा 7। अब मैं वेक्टर लेता हूँ, एक मेरे पास वेक्टर है 5 और एक वेक्टर मेरे पास है 2, इनका मैग्नीट्यूड क्या लेगा 7। तो देखो ये डिफरेंट थे, ये डिफरेंट आ गए, इनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम। इसी तरह से रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो फिर भी वो भी सेम आएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग उनको इंडिविजुअली अलग दोनों को सम करके रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, हम लोग रिजल्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए डिपेंड ये नहीं करता कि ये ज्यादा हो या ये ज्यादा हो, हमारा मेन मकसद ये है कि दोनों को मिला के हमारे पास रिजल्टेंट जो इक्वल होना चाहिए, इसलिए ये पॉसिबल है। तो आंसर है जी यस, टू वेक्टर्स विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड कैन हैव द सेम रिजल्टेंट इफ दे आर एट राइट एंगल। अगर वो एक ट्रायंगल है, दिस इज बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर डिपेंड्स ऑन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द of the individual vectors, the angle between them when two vectors are at right angle, the Pythagoras theorem applies on that। तो क्योंकि ये इंडिविजुअली अपने अपने पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं सकता, क्योंकि देखो इसका मैग्नीट्यूड अलग है, इसका अलग है, तो इंडिविजुअल तौर पर है, इसलिए हमारे पास किसी वेक्टर को वैल्यू ज्यादा भी सकती है, कहीं पे कम भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास अगर दो डिफरेंट 4 वेक्टर हों और इनमें से 2 को अलग जमा करे और 2 को अलग करे, हमारे पास रिजल्टेंट सेम ही बने। ठीक है, वेयर आर इसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड है, और ए और बी के हमारे पास क्या इंडिविजुअल हमारे पास वेक्टर्स को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गई। मैं कहना तो जा रहा था कि मतलब हमारी वेक्टर की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, बट पॉसिबिलिटी है कि अगर हम सम करें बहुत सी जगह पर उनका रिजल्टेंट सेम आए, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 कि why does not energy have direction associated with it, कि जो एनर्जी होती है उसकी डायरेक्शन क्यों नहीं होती, मेक इट स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्यों स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो एनर्जी जो होती है ना वो होती है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ये सलाहियत है,
वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, यानी क्वांटिटी है जो काम करने में मदद दी है। ठीक है, तो ये एक मैग्नीट्यूड है कि हाउ मच पावर इज नीड टू वर्क, मतलब वो पावर जो पावर सॉरी मतलब इस्तेमाल करना, पावर और चीज होती है। एनर्जी की बात करें, ठीक है, पावर की टर्म फिजिक्स में और चीज रहती है, हम लोग जनरली बात करें पावर तो एनर्जी से है, लेकिन बट फिजिक्स में ये डिफरेंट चीज है, तो इसलिए मैं पावर का कंसेप्ट जो है वो खत्म कर दो, उसको निकाल दो, हम एनर्जी की बात करें। तो एनर्जी क्या है, वो कह लो कि सलाहियत है किसी ऑब्जेक्ट की, कह लो कि काम करने की। तो बता दिए हाउ मच एन ऑब्जेक्ट डू अ वर्क, कि जो ऑब्जेक्ट वो कितना काम कर सकता है, वो बताने की जो सलाहियत हमारे पास एनर्जी है, उसकी डायरेक्शन का तल्लक नहीं है। तो डायरेक्शन का तल्लक नहीं है तो इसलिए हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे पास ये एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड, इट इज मेजर्स the ability to do work। हमारे पास क्या है, ये मेजर कर किस चीज को, उसकी एबिलिटी को काम करने की। वर्क डज नॉट हैव अ डायरेक्शन एसोसिएटेड विद, काम से तल्लक नहीं है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी सिर्फ हमें ये बताती है कि वहां पे जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इससे उसका तल्लक नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या है जी, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आई होप आपको इसका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि हमारे पास है जी, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट ट्रायंगल जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आप किस तरह से जो है वो टू वेक्टर्स हो और राइट एंगल पे हो और उनका जो आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास वही रूल जो है पाइथागोरस थ्योरम वाला, कि आपने करना क्या है, टू टे रूल अप्लाई करना है और वेक्टर ए को वेक्टर बी को अपने जो अकॉर्डिंग टू दी टू टे रूल आपने ऐड करना है, उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। और रिजल्टेंट फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आर बराबर आता है हमारे पास किसके, स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, और यही यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको रीड आउट कर लेते हैं। तो कहता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स एट ट्रायंगल कैन बी फाउंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। द डायरेक्शन ऑफ द resultant is an angle between the resultant vectors and the one of the original vector। तो हमारे पास क्या है जी, जो एंगल होगा हमारे पास उसको भी फाउंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे हमने ऊपर किया है, थीटा इक्वल टू क्या आएगा जी, tan इनवर्स परपेंडिकुलर ओवर बेस में लूंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले अगर परपेंडिकुलर बेस की बात करूँ तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या है जी, b ओवर a भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सॉरी, इनको अलग अलग कलर से करते ताकि हमारी क्लैरिटी थोड़ी आ जाए। यहाँ पर हम लोग इसकी जगह यहाँ हम लोग लिखेंगे b ओवर a। ठीक है, तो इस तरह से, बट यहाँ पर ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा लिखने में, तो आप इसी तरह से याद रख लें। हमारे पास ये b वाली वैल्यू और ये a वाली वैल्यू है परपेंडिकुलर पे। तो इस तरह से जो हम लोग निकाल सकते हैं कि इस चीज को, उसका एंगल, कौन सा एंगल की बात करें बेटे, ये वाला एंगल जो उसके रिजल्टेंट के साथ है, थीटा वाला एंगल। ठीक है, तो आई होप आपको इसका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और इसको हम लोग रीड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ डिटेल के साथ, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो कह रहा जी, स्पेसक्राफ्ट एट अ कांस्टेंट हाइट, हमारे पास एक स्पेसक्राफ्ट है जो कांस्टेंट हाइट पे है। एयर ड्रैग फोर्स एंड द फोर्सेस फ्रॉम द एयरक्राफ्ट इंजन्स टुगेदर प्रोड्यूस द फोर्सेस ऑन द एयरक्राफ्ट ऑफ 36 किलो न्यूटन ड्यू टू नॉर्थ एज शोन फिगर, एंड द विंड प्रोड्यूसिंग द फोर्स ऑफ 12 किलो न्यूटन टुवर्ड द ईस्ट। Draw the scalar drawing shows the resultant force acting on the spacecraft। अपने इसकी डायग्राम बनाई प्रॉपर। use your drawing to determine the size of the resultant। resultant फाइंड करना है आपने, and the angle between them, और उसका एंगल जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो आपने करना है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम ये देखें हमने बना ली है। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स थे। पहला वेक्टर था हमारे पास नॉर्थ की तरफ 36 किलो न्यूटन और दूसरा था 12 किलो न्यूटन। उसको हमने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल जो है एडिशन की उनकी, और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसको हमने आर फाइंड कर लिया। अब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसने इसके फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि हमने इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने वही किया, ए की वैल्यू पुट की और बी की वैल्यू पुट की, हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ मांगा गया उसने, ठीक है, एंगल बिटवीन दी रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसने हमें कहा था कि हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है किस चीज का, इनका। तो ये थे आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम देखना तो तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जिनको हमने वन बाय वन डिटेल के साथ देखा। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन आ गया हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन जाके पूछ सकते हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसके जो PDF नोट्स हैं उसका जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।